अब हम लोग देख रहे हैं रेडिएशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट जो कहलाता है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट्स emits and absorb heat radiations simultaneously at all temperatures. Emission depends on temperature of object and absorption depends on temperature of surroundings. Temperature of surroundings. बड़ा इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है। आप यदि किसी फ्रिज से आइस का एक टुकड़ा निकाल कर लाते हैं, बहुत बहुत शानदार फ्रीज है, और जो आइस आपने बाहर निकाला है वो मान लो -23 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जिस कमरे में आपने रखा है उस आइस को निकालकर, वहां पर टेम्परेचर है +27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताएं, यहाँ हीट रेडिएशन आइस से बाहर आएगा या रूम के टेम्परेचर से वो एब्जॉर्ब होगा? आइस एट -23 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर जो है ये है +27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए, ये जो आइस है, ये आइस इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, या दोनों? ये प्रिवोस्ट थ्योरी क्या कह रहा है? तो प्रिवोस्ट थ्योरी कह रहा है कि दोनों ही घटनाएं हो रही होंगी। जो इमिशन है वो डिपेंड कर रहा होगा -20 डिग्री 23 डिग्री जो टेम्परेचर है ब्लॉक का, उस पे, और एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा होगा जो रूम का टेम्परेचर है +27 डिग्री है उस पे। तो जो टेम्परेचर ज्यादा है वो वाला इवेंट ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इमिशन कम होगा। इसलिए ये आइस धीरे धीरे 0 डिग्री पर आकर पिघलने लगेगा रूम में रखने के बाद। जिन लोगों को ये प्रिवोस्ट थ्योरी आइडिया मिल गया या थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, हैंड राइज करें। सर। हाँ सर, बताएं। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। आपका बॉडी अभी एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा या इमिट कर रहा होगा? एब्जॉर्ब। तो ये प्रिवोस्ट थ्योरी कहता है दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टाइम
इमिट भी कर रहा होता है एनर्जी, हीट रेडिएशन, और एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। यही है प्रीवोस्ट थ्योरी। तो समझ में आ गया? ओके सर। इमिशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे, और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। और जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें जल्दी। आदित्य राय, किस दुनिया में हो बालक? हाँ, बहुत बढ़िया। सूरज, कहाँ हो? ऐसा मत सोचना कि ये 3 महीने पहले मैंने पढ़ाया था, आज ही बोला है और अभी पहली बार बोला है ये प्रीवोस्ट थ्योरी। यश, बालक कहाँ हो? यस, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हैंड राइज हो रही नहीं हो पा रही है आज? यस सर, वो प्रॉब्लम आ रही अच्छा, है। कोई बात नहीं। तो प्रीवोस्ट थ्योरी कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है कि सबको पता रहे। तो ध्यान से देखिए एक और आइडिया। एक ऑब्जेक्ट है टेम्परेचर टी पे, और रूम टेम्परेचर है टी नॉट, और कहा गया है टी नॉट इज लेस देन टी। और ऐसा ये दिख रहा है कब? टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। अच्छा सोचो, एट टी इक्वल्स टू 0। अच्छा सोचो, अभी यदि मैं इमिशन की बात करूं, तो बाहर जो एनर्जी आएगा, वो बाहर जो एनर्जी आएगा उसके लिए वो बाहर आने वाला एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा टी टू दी पावर 4। और यदि आप कहते हैं तो ये तो होता ई, और ये भी तब जब ये ब्लैक बॉडी होता। लेकिन यदि ये जनरल ऑब्जेक्ट होता तो इसको क्या लिखना चाहिए होता जनरल ऑब्जेक्ट के लिए? सर एमएसीटी से मल्टीप्लाई ई से मल्टीप्लाई कर देते। ई इक्वल्स टू ई टाइम्स ई ब्लैक बॉडी। और आप यदि इसको कहते dq बाई dt वाले फॉर्मेट में, तो ई के बदले लिखते हैं 1/a dq बाई dt। ये हो जाता ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो हीट के बाहर आने का जो रेट हो जाता वो हो जाता ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। और यहां ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली जो एब्जॉर्ब होने वाला रेट हो जाता dq बाई dt इन। ध्यान से देखिए, उसके साथ वो एब्जॉर्बिविटी मल्टीप्लाई होता, कितना परसेंट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, साथ में ए सिग्मा टी नॉट टू दी पावर 4। ये आउट जो है, ये आउट मीन्स इमिशन, और इन मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो पहले इसे ध्यान से देख लो कि जो एमिट होने वाला है ये एक जनरल ऑब्जेक्ट है। जनरल ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता
तो ई के बदले भी 1 लिख देते, ए के बदले भी 1 लिख देते। अब थोड़ा सा सोचो, टेम्परेचर ब्लॉक, ये बाहर जाने वाला एनर्जी ज्यादा है या भीतर आने वाली एनर्जी ज्यादा है? सर बाहर जाने वाली। क्यों? सर क्योंकि टी इज ग्रेटर T naught, देन टी नॉट। अब यदि हम ये कहते हैं कि बाहर जाने वाला एनर्जी जो कि ब्लॉक के टेम्परेचर टी पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट टाइम बाहर जा रही है, ई स्मॉल ई एमिसिविटी, ए एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, और भीतर आने वाला जो एनर्जी है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है टी नॉट पे, तो टी नॉट छोटा है, तो ये भीतर आने वाला कम होगा अभी। अच्छा सोचो तो, एट ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट, एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा कम होते होते? रूम से भी कम, या रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा? अरे यार, लोहे का गरम टुकड़ा लाके रख दिया मैंने कमरे में, आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 24 घंटे छोड़ दोगे तो क्या रूम के टेम्परेचर से कम नीचे चला जाएगा? वो जम जाएगा, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। कहाँ पे आके रुकेगा? रूम रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम। हाँ यार, प्रैक्टिकली तो सोचो, ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो किताब में मिलेगा। प्रैक्टिकली सोचो, चाय का एक कप मैंने टेबल पे रख दिया, थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम में बदल जाएगी। कमरे रूम टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री है, तो थोड़े ना आइसक्रीम में बदल जाएगी, 20 पे आके रुक जाएगी, 20 से नीचे थोड़े ना जाएगी, या 20 से नीचे भी चली जाएगी। सर हाँ बोलो। आपने एब्जॉर्प्शन कैसे लिखा? जग गए, बहुत अच्छी बात है। प्रिवोस्ट थ्योरी अभी अभी 2 मिनट पहले आया था नजरों के सामने, उसे एक बार देख लो, आंखें खोलो। ये क्या कहता है? दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पे साथ साथ इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। ये तुम्हें नहीं पता है, ये प्रिवोस्ट को पता था, आज से तुम्हें भी पता चल गया। क्यों? तुम्हें नहीं अकल लगाना, तुमसे अकलमंद था प्रिवोस्ट। क्या कहा रहा है इस थ्योरी में? कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पे इमिट भी कर रहा होता है और एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। इमिशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या है उस पे। अब बताओ, तुम्हारा बॉडी क्या करता होगा? इमिट करता होगा या एब्जॉर्ब करता होगा? दोनों करता है। उसी तरह वो जो लोहे का टुकड़ा एक दिख रहा है कमरे में रखा, वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा? दोनों करेगा। तो दोनों करेगा। एब्जॉर्ब वो लोहे का टुकड़ा कर रहा है, सर मैं पूछ रहा इमिट हूँ, भी लोहे का टुकड़ा कर रहा है। सर क्या एक दिक्कत है? फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला इमिशन का कैसे आया? देखो वो शुरू से अंत तक वैसे ही ये भी आया है। जो फॉर्मूला तुमने इमिशन का लगाया है वही फॉर्मूला सराउंडिंग टेम्परेचर्स लेके एब्जॉर्प्शन का भी लगेगा। अब पूछो सर, उसमें एब्जॉर्प्टिविटी से क्यों मना किया, मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी का क्या होता था? मीनिंग यदि 100 जूल आएगा, एब्जॉर्प्टिविटी 1/2 है तो 50 जूल एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्टिविटी 1/5 है तो 20 जूल एब्जॉर्ब होगा। तो जितना टाइम्स वो एब्जॉर्प्टिविटी उस सरफेस की प्रॉपर्टी होती थी, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इमिशन जिस तरह से तुमने स्टीफेंस लॉ अप्लाई करके लिखा, वैसे ही एब्जॉर्प्शन का भी लिखा गया है। केवल दोनों में अंतर क्या है कि एक में इमिसिविटी से मल्टीप्लाई हुआ है, एक में एब्जॉर्प्टिविटी से मल्टीप्लाई हुआ है। बालक, क्लास 12th में जाके ये टेंस टू पता चलेगा। इनफाइनाइट टाइम किसी घड़ी में मिलेगा नहीं ना, इसीलिए इक्वल्स टू इनफाइनाइट लिख दूंगा तो रोने नहीं लगोगे कि सर ये इक्वल्स टू इनफाइनाइट आपको किस घड़ी में दिखा। तो मैं कह दूंगा कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कभी ना कभी दुनिया में इनफाइनाइट टाइम भी घड़ी दिखाएगी। तो टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब टाइम इनफाइनाइट होने वाला है। वेट करो अपनी घड़ी लेके, वहां बैठ जाओ ब्लॉक के बगल में, और जब इनफाइनाइट टाइम हो जाए तो सोच के बताओ कि वो ब्लॉक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर।
अब ये मुझसे मत पूछना, ये नहीं बता सकते तो अपने कान पकड़ के उठक बैठक कर लो अपनी जगह पे ही। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को रूम में रख दोगे 2 3 4 6 8 10 20 24 48 घंटे के लिए, तो उस गर्म ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहाँ आके रुकेगा? रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे। ये आपका कॉमन सेंस डे टू डे का ऑब्जर्वेशन होता है। यदि ये आप अप्लाई नहीं कर सकते मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, गारंटी मेरी है। ऑब्जर्वेशन बहुत 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 जरूरी है। रूम टेम्परेचर क्या होता है? कमरे में थर्मामीटर लगा के देखा जा सकता है। गर्मी पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ अभी 35 डिग्री होगा। चिल्ड होके एसी ऑन करके बैठे हुए हो तो हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल पे चेक कर लो टीवी वो इसके एसी के, तो एसी के रिमोट से पता चल जाएगा 18 डिग्री 28 डिग्री जो भी है रूम का। लेकिन यदि उस कमरे में तुम बहुत देर रख दो किसी गर्म ऑब्जेक्ट को तो कमरे के टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा। ये यदि आपके समझ में आया तो अगला लाइन में बोलूंगा। क्या यहां तक ओके है कि बहुत देर यदि छोड़ दो Yes, ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर जैसा हो जाएगा और ऐसा मेंटेन रहेगा। और ऐसा मेंटेन रहेगा तो या तो प्रिवोस्ट थ्योरी खत्म हो जाए, ऑब्जेक्ट अचानक से प्रिवोस्ट थ्योरी छोड़ दे, तो क्या उम्मीद करते हो? क्या एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा इस पे आके या इमिशन खत्म हो जाएगा? कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। क्या खत्म हो जाना चाहिए? इमिशन रूम टेम्परेचर पे आने के बाद या एब्जॉर्प्शन खत्म हो जानी चाहिए? एमिशन फिर दोनों खत्म होने चाहिए। क्या थ्योरी खत्म हो जाएगा? ऐसा होता है कि थ्योरी अब खत्म हो गया तो आप क्या लिखोगे कि थ्योरी खत्म नहीं होगा। सर दोनों का रेट दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ यही सही सोचा। dq by dt इमिशन और dq by dt एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाएंगे। सर इससे नेट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखना, अब जो लिख रहा हूं वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। E a सिग्मा T नॉट टू दी पावर 4 a सिग्मा T to the power 4 implies that E equals to A। ये कहलाता है, यहां जो आया है डाटा इसे कहते हैं किरचॉफ्स आइडेंटिटी। हर एक ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का जो वो फ्रैक्शन होगा वो एक जैसा होगा। यदि इस किसी ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी है ए, इमिसिविटी है 1/4, एब्जॉर्प्टिविटी भी होगा 1/4, तभी वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। जितना इमिट कर रहा होगा इनफाइनाइट टाइम पे उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे आके रुक गया है। तो ये एक आपके पास आइडिया यहां पर आया, ये कहलाता है किरचॉफ्स आइडेंटिटी। E इक्वल्स टू A। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये किरचॉफ्स, ये जो आप देख रहे हैं किरचॉफ्स आइडेंटिटी, ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यदि ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी दिया गया है 1/8, मतलब इमिट कहने की इमिसिविटी जो है वो 1/8 है, ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में 1/8 है उसकी, तो उसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी भी होगी ना वो भी 1/8 होगा। जैसे ब्लैक बॉडी का ई का वैल्यू 1 होता है तो एब्जॉर्प्शन का भी उसका वैल्यू 1 होता है। और इस
से आपको ये पता चलता है कि गुड absorbers are Good emitter. good emitters. ये पेज सबके कॉपी पे आ जानी चाहिए, सब कोई नोट कर लो। हो गया सर। यहाँ चेक कर, हो गया। पेज चेंज करो। यस सर। एक बार और समझने की कोशिश करो। ये ऑब्जेक्ट है टी टेम्परेचर पे और रूम है टी नॉट पे। तो जो बाहर आएगा एनर्जी वो किस पे निर्भर करेगा? ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे। सिग्मा टी टू द पावर 4। यदि आपको पता है कि ये जनरल ऑब्जेक्ट है तो ई सिग्मा टी टू द पावर 4। यदि ई के बारे में आप सोचते हैं तो ब्लैक बॉडी होता तो ऐसे सोचते, जनरल कोई ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे सोचते। और यदि आप ए से मल्टीप्लाई कर देते इसको तो ये हो जाता था डी क्यू बाई डी टी आउट। उसी तरह जब आप बात करेंगे इन के लिए, या तो लिखेंगे सिग्मा टी टू द पावर 4, टी नॉट टू द पावर 4, या ध्यान देना ए सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4, या ए स्मॉल ए सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4, और ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी आउट एट तो इन नहीं होगा। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यदि इनफाइनाइट टाइम पे देखें तो टी किस में बदल गया होगा? टी नॉट में। रूम के बारे में हम सोचते हैं वो टी नॉट पे है। मतलब जितना बाहर आता होगा उतना ही भीतर जाता होगा। तो बाहर आने वाला क्या था? ई ए सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4, और भीतर आने वाला ए ए सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। तो हम लोगों ने क्या देखा? ये जो डी क्यू बाई डी टी आउट है, और ये जो देखा डी क्यू बाई डी टी इन है। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम ये डी क्यू बाई डी टी आउट किसके बराबर हो गया? डी क्यू बाई डी टी इन के बराबर हो गया। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। और सर, ये इससे क्या ऊपर- निष्कर्ष आएगा? इसे कह देते हैं किरचॉफ्स आइडेंटिटी। और तो वो जो इससे क्या रेड में लिखा है ऊपर वो तो डी इन क्यू बाई होना डी चाहिए टी सर। इन होगा ना? क्या लिखना चाहते हो? सर ऊपर जो आपने रेड में लिखा है ये डी क्यू बाई डी टी इन होगा। हाँ बालक, इन कर लो तो सही कह रहे हो। ये गुड, यहां से क्या निष्कर्ष निकल जाता है? गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स।
बालक आदित्य, तुम्हारे गाल पे मैं लगातार चांटा मारता रहूंगा तो तुम्हारे गाल का टेम्परेचर और मेरे हाथ का टेम्परेचर थोड़ी देर में बढ़ेगा। चांटा मारते मारते यदि मैं टेम्परेचर मेजर कर सकूं तो कभी न कभी तुम्हारा गाल और मेरा हाथ एक ही जैसे टेम्परेचर पे आ जाएगा। जब ऐसा आएगा तो मैं कहूंगा कि मेरा हाथ और तुम्हारा गाल थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये चांटा मार के सिखाऊं या बात सही समझ में आ गई? अब बताओ कि घर में एक कप चाय मेरे टेबल पे लाके रख दी गई, 80 डिग्री टेम्परेचर का है, और कमरे में मैं बिना एसी के बैठा हुआ हूँ 35 डिग्री टेम्परेचर पे, तो कुछ देर बाद वो चाय जो है, जो 80 डिग्री का था, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। या आधे घंटे क्लास लेते लेते मैंने चाय नहीं पी तो वो कितने पे पहुंच जाएगा? अकल लगाओ थोड़ा सा, फिजिक्स मत लगाना, फिजिक्स के अलावा अकल लगाओ। जो डे टू डे लाइफ में देखते हो, मेरी चाय रखी हुई आधे घंटे से, कितने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा? टेम्परेचर बोलो। रूम टेम्परेचर भी पहुंच जाएगा सर। रूम टेम्परेचर कितना मैंने अभी कहा? 35 डिग्री, तो 35 डिग्री पे 35। पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो जब वो 35 डिग्री पे पहुंच गया तो क्या वो इमिट करना भूल गया या एब्जॉर्ब करना भूल गया? कहो, दोनों में से कुछ नहीं भूला। जितना वो इमिट कर रहा होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और ऐसा कब होगा? तो जो उसकी स्मॉल ई का वैल्यू होगा वही उसके ए का भी वैल्यू होगा, तभी ऐसा हो सकता है। जितना उसके इमिसिविटी है उतना ही उसका एब्जॉर्बिविटी होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है सराउंडिंग्स का और ऑब्जेक्ट का। ये आइडिया समझ में आया थर्मल इक्विलिब्रियम का? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो बालक। यस। जिससे समझना है हैंड राइज करो। आदित्य जैन, क्या एक बार और समझाऊं? नहीं सर, आ गया। किनके किनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करो एक बार फिर से। हैंड रेजिंग। ओके, अब यहां पर एक टर्म आता है रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस dt/dt। इसके बारे में हम चर्चा करने की सोच रहे हैं। चित्र देखिए पहले। ये एक ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर इसका T है, टाइम किसी T पर हमने देखा, और T इक्वल्स टू T प्लस डेल्टा T टाइम होने पर टेम्परेचर बदल गया, और टेम्परेचर जो था ऑब्जेक्ट का यदि रूम का टेम्परेचर है T0 लेस देन T, तो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? क्या उम्मीद करते हो? सर कम हो गया होगा। कम हो गया होगा। तो यहां यदि कोई कहे रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। dq/dt आउट जितना है और dq/dt इन जितना है, उनका डिफरेंस। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने आउट लिखने का कोशिश किया और ये इन लिखने का कोशिश किया। E a सिग्मा T⁴ स्मॉल a सिग्मा T0⁴ साथ में a।
और आप जानते हैं अभी कुछ देर पहले यह चर्चा किया है कि ई और ए बराबर होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया, ई कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, सिग्मा कॉमन ले लिया, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और ध्यान से देखिएगा लेफ्ट साइड में क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ लॉस जो होगा, ये आपने सोचा क्यू लॉस बाय टाइम। क्यू लॉस मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एम एस डी टी। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई किया कर दिया क्योंकि dt निगेटिव होता, टेम्परेचर फाइनल वाला कम था, इनिशियल ज्यादा था। बाय टाइम इंटरवल है dt। तो यहां से आपको dt बाई dt पता चल गया, ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। इसे ही हम कह रहे हैं रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कम होने का रेट। अच्छा सोचना, ये Q बराबर क्या लिखाना सीखा है आपने, ms डेल्टा थीटा सीखा है, या Q लॉस की जब मैं बात कर रहा हूं तो लॉस और गेन तो हमेशा हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू की तरह देखते हैं, निगेटिव ऐसे थोड़े ना बोलूंगा -10 रुपये का लॉस हो गया। लॉस जो भी हुआ वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ms dt मैंने लिखा, dt होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, वो निगेटिव आएगा, तो साथ में एक माइनस भी हमने रखा है जिससे कि वो dt निगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव में बदल जाए। तो q के बदले मैंने इसे ही यूज किया है, ये यहां पर q के बदले उसे ही यूज किया गया है, माइनस ms dt को। और नीचे टाइम इंटरवल, कितने देर का ये टाइम इंटरवल है जिसमें हमने ये घटना देखी, t से dt कम हो गया, ये टाइम इंटरवल है dt स्मॉल dt। तो टेम्परेचर का टाइम के साथ बदलने का ये रेट एक आ गया हमारे पास। तो यहां तक नोट कर लें प्लीज। सर सर हाँ बताइए। सर इसमें आउट एमिशन और इन एब्जॉर्प्शन है। हाँ खुद ही सोचो ना, नीचे वाला लाइन देख के, आउट माने बाहर आना, इन माने भीतर जाना। और सर इसमें dt और t टेंड्स टू इंफिनिटी वो दोनों सेम चीज हुई। यहाँ पर तो t टेंड्स टू इंफिनिटी या t इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो इक्वल्स टू इंफिनिटी कभी नहीं लिखते हैं मैथ एक्चुअल में, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम का कोई सेंस नहीं होगा। आदमी का तो पूरा जीवन बीत जाएगा, उसके बाद भी टाइम चलता ही रहता है, इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब। हम कहते हैं टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब बस इनफाइनाइट होने वाला, बहुत देर हो गया। सर मतलब dt और t टेंड्स टू इनफिनाइट सेम बात हुई ना। फिर से बोलो। dt और t टेंड्स टू इनफिनाइट। नहीं, t टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब बहुत बहुत देर, सर बहुत कम मतलब टाइम। बहुत देर का मतलब t इनफाइनाइट। t टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब t इनफाइनाइट। अब बताओ इनफाइनाइट टाइम कब बजेगा तुम्हारे घर में? कभी नहीं। तो इसीलिए इक्वल्स टू तो जीवन में कभी नहीं लिखेंगे। और अब dt का क्या मतलब है, dt का मतलब क्या है वो बता देता हूं। dt का मतलब होता है t फाइनल माइनस t इनिशियल। dt का मतलब होता है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। जनरली dt का जो हम वैल्यू लेते हैं वो अगल बगल जब टाइम रहता है तो जो उसका इंटरवल होता है, t2 माइनस t1। यहाँ तो देखो, यहाँ t1 दिखा, t2 दिखा, उनका डिफरेंस लो तो कितना आ रहा है, या dt को कह दे सकते हैं
स्मॉल टाइम इंटरवल। सर ये t टेंड्स टू 0 जैसा है ना? नहीं, डेल्टा टी खुद ही होता है टेंस टू 0, तो उसको dt कह देते हैं। अच्छा इसलिए ओके मैंने dt को क्या लिख दिया है, स्मॉल टाइम इंटरवल। बालक, अभी टेम्परेचर 60 डिग्री है ब्लॉक का और 2 मिनट के बाद 59 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज क्या लिखोगे? 1 डिग्री का या -1 डिग्री का। तो dt का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1 आएगा। और तुम लॉस लिख रहे हो हीट का, हीट का जब लॉस लिखोगे उसमें जो dt लिखोगे वो तो निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा बोलते हो -10 रुपये का लॉस हो गया, नहीं ना। तो माइनस से जब हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt जो निगेटिव आया होगा, दोनों माइनस मिलके किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में। तो मुझे क्यू लॉस पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए मैंने dt के पहले माइनस लगाया। थोड़ा भी समझ में आया है आदित्य? माइनस क्यों लगाया, ये कुछ अकल में आई है या नहीं? बोलो हाँ या ना, या बालक कुछ तो बोलो, या तो लिख के बताओ नो सर। माइनस नहीं लगाएंगे, तुम्हें लगे कि नहीं सर माइनस तो मेरे पक्के एकदम पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, तो माइनस हर एक जगह से तुम हटा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने जा रही। रेट ऑफ लोडिंग अपने आप तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा, तुम बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि गधा है। -10 रुपये का आज लॉस हो गया, मुंह लटका के बोलो सामने वाले को, देखो उसका एक्सप्रेशन, समझ जाएगा कि सामने वाला इसने मैथ्स तो सीख लिया है, इसको इतनी अकल नहीं है, हमें हमेशा माइनस लगा के बोल रहा है। यहाँ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वो जो dt माइनस आने वाला है उससे मल्टीप्लाई होके वो प्लस में बदल जाए। और तुम्हें पसंद ना आए तो हटा देना हर एक जगह से माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड वाला एक्सप्रेशन ही काम करेगा। ये बहुत के समझ में नहीं आता है, लोकतंत्र है ना, बहुमत में मतलब करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उनमें से हर करोड़ों के नहीं समझ में आता है। 1,00,000 2 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बड़े आराम से समझ में आ जाता है। IIT में सीट भी वैसे 10,000 20,000 के हिसाब से ही है, तो IIT को मिल जाता है बच्चा जो समझ गया। घबराना नहीं है, आपको लॉस लिखना है, यदि dt लिख के छोड़ दोगे MSDT तो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव में वो वैल्यू अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को देखने में। और फिर भी आपको नहीं लगे नहीं नहीं ये उसके कारण मेरा पूरा ये टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा, तो सारे माइनस हटा दो, प्लस में ही लिख दो तब भी चले जाएगा, नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ये सेंस खुद डेवलप होगा। चलो फिर से देखो, ऑब्जेक्ट के बाहर आने वाला एनर्जी क्या लिखा है, जिसको तुम आउट मैंने कहा, तो आउट शॉर्ट वर्ड है, तुम्हें बड़ा वर्ड अच्छा लगता है तो इमिशन लिख लो। क्या था? E सिग्मा, ब्लॉक का जो टेम्परेचर है T⁴, और रूम है T0, तो भीतर जाने वाला क्या लिखोगे? dq/dt इन या एब्जॉर्प्शन। ए सिग्मा T⁴, जहां ए के बदले ई लिख दोगे, E सिग्मा T⁴। ये किसी भी टाइम टी की कहानी है, और जैसे ही टाइम डेल्टा टी थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, T' हो जाता है टाइम, जहां T-T' जो है, ये जो होगा इंटरवल बहुत छोटा है। तो हम यही मान के चलेंगे कि बाहर जाने वाला जो एनर्जी है वो कैपिटल T पे डिपेंड कर रहा है, और भीतर आने वाला जो एनर्जी है वो T0 पे डिपेंड कर रहा है। तो इस मोमेंट पर रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हो, खुद अकल लगा लो। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ये क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे MS, टेम्परेचर बदला, डेल्टा टी, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया जिससे वो डेल्टा टी निगेटिव में माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाए, बाय टाइम इंटरवल बहुत छोटा डेल्टा टी, इक्वल्स टू किसके बराबर लिख दोगे? आउट और इन, उसमें कॉमन ले लिया E सिग्मा, और ब्रैकेट में क्या आ गया? T⁴ माइनस T⁴। ये रिपीट किया है, आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ही टेम्परेचर बदला होगा तो ये टेम्परेचर टाइम बढ़ा होगा, तो टेम्परेचर भी T' हो गया, कैपिटल T', और टेम्परेचर क्या हुआ होगा? कम। ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले रहे हैं, यहाँ जो dt ले रहे हैं वेरी स्मॉल,
वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। चलो फिर से देख रहे हैं, माइनस dt/dt हमारे पास आ गया पिछली E- स्लाइड दिखा दीजिए। यार पिछला का पिछला देखोगे ना, ये क्यों देख रहे हो? इससे पीछे जाके देखो, ये लिखना है तुम्हें अपने कॉपी पे। सर इसमें हमने E इक्वल टू ए क्यों लिया है? वो तो सिर्फ t हाँ, वो टेंडिंग टू तुम्हें इंफिनिटी उसके को पिछले होता है। पेज पे ले जाके दिखा देता हूँ, घबराओ सर मत। इस पेज पे चेक करो क्या लिखा गया है। ये ई और ए क्या टाइम के साथ बदलता है, या ई और ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है? सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। यदि स्मॉल ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो वो इक्विलिब्रियम पे आपने बराबर देखा, इसका मतलब वो शुरू में भी बराबर ही रहा होगा। ओके सर। ये स्मॉल ए टेम्परेचर या टाइम के साथ बदलने वाला क्वांटिटी नहीं है। ये स्मॉल ई और स्मॉल ए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। हमने जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की तो क्या लिखा था? एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी आर रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस। वो सरफेस के रेडिएशन प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर के साथ बदलने वाला क्वांटिटी नहीं है। ओके सर। वापस आइए अब फिर से, यहां आपको मिल गया है रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ई ए सिग्मा बाई एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अब एक पॉइंट और यहां सिखाया जा रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। जब आपको रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर बताया गया ई ए सिग्मा बाई मास, और ये एस स्पेसिफिक हीट है, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, तो आपको एक मैथमेटिक्स भी आता है, टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, टी प्लस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट। ये मैथमेटिक्स यदि आता हो तो ओके बोलो, और ये दोनों लाइन नोट करो कंटिन्यूटी में आगे। और यहाँ पर यूज क्या हुआ, यदि वो कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। When T and T naught are very close, यदि T और T naught बहुत क्लोज हैं, तो आप लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई डी टी ई ए सिग्मा एम एस 4 टी नॉट क्यूब इंटू टी माइनस टी नॉट, या डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। और इसे लैंग्वेज में हम लिखते हैं रेट ऑफ lowering of temperature of an object depends on temperature difference between the object and its surroundings. और इसे ही कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये जो एक्सप्रेशन आता है इसे नाम दिया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप लोग एकदम घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स लिखा जा रहा है
ये कॉपी पे 10 बार 20 बार 30 बार लिखने के बाद आदित्य, ये काले अक्षर में लिखा गया फॉर्मूला पता है तुम्हें? क्या ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे उसी फॉर्मूले से 3 टुकड़ों में किया जाना तुम्हारे समझ में नहीं आया? चलो तुम्हारे लिए एक लाइन और लिख देता हूं, क्या अब भी नहीं समझ में आया? यहां तुम्हारे लिए एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूं। टी और टी नॉट लगभग एक जैसे हैं, तो मैंने टी के बदले टी नॉट लिख दिया, टी के बदले टी नॉट लिख दिया, और लालच में आके अगला भी नहीं लिख देंगे, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो चेक करो ना ये कितना आ गया, ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। अब बताओ, ये ई ए सिग्मा एम एस या टी नॉट क्या टाइम के साथ कोई भी इसमें से बदल रहा है? यदि नहीं बदल रहा है तो वो सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट हटाते ही प्रोपोर्शन का साइन आ गया नीचे वाले एक्सप्रेशन में। अब पूछो मुझसे सर ऊपर वाला इक्वेशन कहां से आया, वो भी मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा अपने कॉपी पे पिछले पेज पे जाओ, और जिनको कुछ नहीं समझ में आया है तो पूरे पन्ने जो अभी तक लिखा है मोड़ के छोड़ देना। अगले पेज पे जो मैं समझाऊंगा वो आइडिया तुम्हारे बचपन में से समझ में आता है, उसी से न्यूमेरिकल सारे बन जाएंगे। न्यूटन के नाम से मत याद रखो, अपने नाम से याद रखना। मैं अभी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए लगता है। आप लोग यहाँ फ्रेश पेज पे आइए और इसे नोट करिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, rate of cooling is proportional to temperature difference of object and surroundings। यदि आप देखते हैं ऑब्जेक्ट 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे और रूम देखते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ये प्रोपोर्शनल होगा 127 माइनस 27 के। ये आइडिया ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देता है।
ये पेज नोट कर लीजिए। Rate of cooling is proportional to temperature difference of object and surroundings. अब मुझे ये बताइए कि ये भी लिख के याद करना तो आपको मुश्किल ही लग रहा होगा, तो पहले नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको डे टू डे के एक एक्सपीरियंस को रिकॉल करवाता हूँ। ये 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है ना? हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस तो किसका डिफरेंस? सर ये सारा ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग्स का। सर ये जो Okay, आपने sir. फॉर्मूला की डेरिवेशंस करवाई हैं ये पूछते हैं वैसे पेपर्स में? डेरिवेशंस के पूछते नहीं है, लेकिन आपको पता रहेगा तो आईआईटी का जो 2 साल बाद एडवांस होगा उसमें वो काम आ सकता है। ओके सर। ठीक है, मेंस तक नहीं काम आएगा डेरिवेशन। सर ये न्यूटन्स लॉ, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं वो अगले पेज में अभी बताऊंगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए, वही पूछते हैं। अभी तक जो लिखा वो नहीं पूछते। सर हाँ बोलो। ये टेम्परेचर केल्विन में नहीं होना चाहिए? यदि तुम केल्विन में करोगे तो इसमें भी 273 ऐड करोगे और इसमें भी 273 ऐड करोगे और अब डिफरेंस लोगे तो क्या 273 का कोई रोल रहेगा? सर टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही आएगा किसी भी यूनिट में। हाँ, वही तो अब पूछ रहा हूँ बच्चे से कि 273 पहले ऐड करके केल्विन में ले गए और अब डिफरेंस लेंगे तो क्या वो 273 बचेगा या डिफरेंस लेने पे कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो उसका लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं तो जैसे कैलोरीमेट्री चैप्टर में बार बार डिफरेंस लिखते थे एमएस डेल्टा थीटा, तो वहां पर हम डिग्री सेंटीग्रेड ही छोड़ देते थे, केल्विन में नहीं ले जाते थे। तो जहां टेम्परेचर डिफरेंस आप लिख रहे हैं वहां डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए, केवल ये ध्यान रखना। लेकिन अकेले कहीं टेम्परेचर यूज कर रहे हो तो वहां वो केल्विन में नहीं यूज करोगे तो गलत हो जाएगा रिजल्ट। चलो, अब हमें बिना किताब के, बिना फिजिक्स वाले अकल लगाए सोच के बताओ, मेरे टेबल पे गरम गरम चाय रखी गई 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, जाड़े के मौसम में और गर्मी के मौसम में किस समय वो तेजी से ठंडा हो जाएगा? जाड़े के मौसम में तेजी से ठंडा होगा या गर्मी के मौसम में? सर जाड़े के मौसम। इसके लिए क्या फिजिक्स का किताब चाहिए? न्यूटन को चाय पीते पीते ये पहले समझ में आ गई। तो न्यूटन ने कह दिया कि जो टेम्परेचर जो ये कूल होने का जो रेट है वो जाड़े के मौसम में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ज्यादा है और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर डिफरेंस कम होने के कारण कम है। ये न्यूटन को आपसे पहले पता चल गया। अब बताओ तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? चाय कब ज्यादा तेजी से ठंडी होगी, जाड़े के मौसम में या गर्मी के मौसम में? जाड़े के मौसम season में। because इतना the ही, temperature इतना ही। difference is more. हाँ, इतना ही न्यूटन को पता चला। तो वो भी लिखते पढ़ते चाय पीता होगा, उसको पहले पता चल गया। इसको न्यूटन के लॉ से आप जानते हैं। क्या आप भूल जाओगे न्यूटन लॉ? यहां देखिए, अरे विंटर सीजन में ज्यादा तेजी से ठंड कूल होगा मेरे रखे गए एक 1 कप ऑफ टी, या फिर वो समर सीजन में ज्यादा तेजी से कूल होगा? विंटर माने मैंने हिंदी भाषा वाला जरा यूज कर लिया, वो अच्छा ना लगा हो तो अब विंटर और समर सोच के देख लो। आदित्य बालक, आ गई बात समझ में? विंटर में ज्यादा तेजी से कूल होगा वो 1 कप ऑफ टी मेरी रखी गई टेबल पे, या समर में? बस न्यूटन को ये पहले पता चल गया। विंटर में क्या खास है? वो चाय और एटमॉस्फेयर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। चाय है 100 डिग्री पे और एटमॉस्फेयर है 10 डिग्री पे, और गर्मी के मौसम में चाय है 100 डिग्री पे और रूम भी है 40 डिग्री पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है
गर्मी के मौसम में ज्यादा, कम गर्मी के मौसम में कम, तो धीरे धीरे ठंडा होगा वो चाय, ठंडी होगी वो चाय। अच्छा देखना, एवरेज, ये सब कोई नोट करो, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो T1 से T2 हो गया डेल्टा T टाइम इंटरवल में, और रूम का टेम्परेचर है T0, बाद में T3 से T4 हो गया डेल्टा T डैश टाइम में। अब बहुत को ये T डेल्टा बड़ा दुखी करता है, यहां टाइम इंटरवल लिख रहा हूं तो शायद वो अच्छा लगे, टाइम इंटरवल T, और यहां लिख रहा हूं टाइम इंटरवल T डैश। तो एवरेज फॉर्म क्या कहता है कि यहां जो हम कूल होता देखेंगे इस दौरान, तो T1 माइनस T2 बाई T, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो कांस्टेंट के T माइनस T0 में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना लिखोगे, T1 माइनस T0 या T2 माइनस T0, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर तो बदल रहा है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उस दौरान मान लेते हैं, एवरेज उसका क्या है, T1 प्लस T2 बाई 2। और इसी तरह जब T3 से T4 कम होता है तो टेम्परेचर के कम होने का रेट T3 माइनस T4 बाई T डैश इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या लेंगे, T3 या T4, तो T3 प्लस T4 बाई 2 एवरेज माइनस T0। तो आप जब ऑब्जेक्ट का और रूम का टेम्परेचर का डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज लेके आप काम करते हैं, और ये कहलाता है एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यदि यहां इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो ये के जो हमने अननोन लिया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड के इक्वेशन को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट साइड के इक्वेशन को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। ये चित्र भी हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो मैं अगले पेज पे इसका न्यूमेरिक वैल्यू देख के एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो पहले ये नोट करके छोड़ दो कागज पे। हो गया सर नोट। अगले पेज पे आऊं, यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट है जो 90 डिग्री से 80 डिग्री हो जाता है 2 मिनट में। तो बताइए ये 60 डिग्री से 70 डिग्री कितने देर में हो जाएगा, टाइम इंटरवल। ये कितने देर में 60 डिग्री से 70 डिग्री हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन में कह दिया गया।
फाइंड टाइम इंटरवल टी। सर 60 डिग्री से 70 डिग्री सुन। पे हो। टी कोई एक मोमेंट नहीं, मैंने कहा ये टी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इंटरवल को, जितने देर में ये 60 डिग्री से 70 डिग्री हो गया। तो ध्यान से देखिए, जो रेट ऑफ लोअरिंग आप लिख रहे हैं सॉल्व करते वक्त, रेट ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर का एक कांस्टेंट ले लिया और टी एवरेज माइनस टी नॉट, ये हम सोचने वाले हैं। रेट ऑफ लोअरिंग देखिए 90 माइनस 80/2 इक्वल्स टू के 85 माइनस 25। और दूसरा देखिए 60 माइनस 70/t इक्वल्स टू के, सॉरी 60 से 50 होगा, ये 55 माइनस 25। इन्हें डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में आ गया t/2। कैसे, क्लास 7th के मैथमेटिक्स से। और राइट साइड में आपके आ गए 60/30, टी का आ गया 4 मिनट आंसर। यदि ये समझ में आ जाए तो ये मेंस में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। रेट ऑफ लोअरिंग किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के। रेट ऑफ लोअरिंग प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, टी एवरेज माइनस टी नॉट। यदि हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ गया, उसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, ए सी के जो भी मर्जी आया लिख दिया, और चूंकि वो रेशियो लेने में कैंसिल आउट हो जाएगा। के इनफैक्ट था कितना, तो याद करिए ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यू बाई एम एस। तो इतना बड़ा तो वैसे ही नहीं याद रहता, तो मैं कोई भी के लिख के काट देता हूं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इवन वो केक के बारे में चर्चा कुछ खास नहीं कर रहा, वो तो आप जब स्टीफेंस लॉ से इसे डिराइव करते हो तो रास्ते में मिल जाता है। ई ए सिग्मा 4 टी नॉट क्यू बाई एम एस के का वैल्यू। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो केवल ये कह रहा है कि रेट ऑफ लोअरिंग जो होगा, टेम्परेचर के कम होने का रेट ऑब्जेक्ट के, वो ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जिन लोगों को ये समझ में आया, ये वाला पेज थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वो हैंड राइट करें प्लीज। बाकी डेरिवेशन में ज्यादा दिलचस्पी मेरी अभी नहीं है, वो तो धीरे धीरे मैथ से स्ट्रांग होगा, वो आप देखते जाएंगे। हर्ष, कीर्ति, कुणाल। सर मेरे को इसमें से ये डाउट है कि सर ये जो 90 से 80 हुई 60 से 50, ये सर एक ही ऑब्जेक्ट में हो रहा है ना, कि सर पहले 90 से 80 हो रहा है, उसके लिए इतना हाँ, टाइम इंटरवल है, और फिर उसके ऑब्जेक्ट, बाद एक ही ऑब्जेक्ट के लिए ये कहानी रेशियो वाला काम करेगा, क्योंकि एम ए ई सिग्मा ये सारे कांस्टेंट कब लेंगे। ओके हर्ष, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की कहानी है। ओके सर। ये ऑब्जेक्ट ब्लैक जो गोला है उसी को आप ऑब्जेक्ट कह दो, ये सॉलिड स्फीयर। इसी के दो टेम्परेचर के। अच्छा ये बताओ, वो जो एक कप चाय रखेंगे मेरे टेबल पे ला करके, तो वो शुरू के 2 मिनट में ज्यादा एनर्जी लूज करेगा या बाद के 2 मिनट में ज्यादा एनर्जी लूज करेगा? स्टार्टिंग के 2 मिनट में सर। स्टार्टिंग के 2 मिनट में, इसीलिए शुरू के 2 मिनट में ये 10 डिग्री टेम्परेचर लूज करता है, और बाद के 10 डिग्री लूज करने में ज्यादा टाइम लगता है, 4 मिनट लग रहा है। देखो आंसर, उससे भी अंदाजा लगेगा कि कहानी अपनी सही जा रही है, कि पहला 10 डिग्री 90 से 80 होने में 2 मिनट लगा, जबकि बाद में 60 से 50 होने में 4 मिनट लगा है। क्यों? क्योंकि बाद में हीट के बाहर जाने का रेट कम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया।
सर हाँ बोलो। सर वो 60 माइनस 50 नहीं होना चाहिए नीचे। हाँ वहां भी करेक्शन कर दो प्लीज, 60 माइनस 50 कर दो, दोनों जगह ये करेक्शन कर दें प्लीज। वो गलत मैंने वो ले लिया था ना, 60 से 70 लिख दिया था, 60 से 50। आदित्य, शुरू में तेजी से हीट जा रहा है या बाद में तेजी से हीट जा रहा है? आदित्य, शुरू में तेजी से हीट लूज हो रहा है या बाद में तेजी से हीट लूज हो रहा है? तो बाद में जब धीरे धीरे लूज हो रहा है हीट, तो 10 डिग्री टेम्परेचर कम होने में कम टाइम लगना चाहिए या ज्यादा टाइम लगना चाहिए? अकल लगाओ, फिजिक्स मत लगाना, अकल लगाना। धीरे धीरे हीट बाहर जा रही है तो 10 डिग्री टेम्परेचर कम होने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? धीरे धीरे हीट जा रहा है तो इसलिए तो ज्यादा आया है 4 मिनट। अब समझ में आया, हाँ या ना? चलो यहां देखो, ये ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री से 59 डिग्री हो जाता है 4 सेकेंड में। तो 30 डिग्री से ये 59.9 हो जाता है 4 सेकेंड में। और फिर देख रहे हैं 30 से 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कितने देर में, ये हम जानना चाहते हैं। और रूम का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉलिड ब्लॉक है, सॉलिड स्फीयर है कोई। टाइम इंटरवल पता करना है कितने देर में ये 30 डिग्री से 29.9 हो गया। तो ध्यान से देखो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो पहले यहां वाला हम लिखते हैं 60 माइनस 59.9 बाई 4 सेकेंड, और ये के। और एवरेज लेने का अभी कोई काम नहीं है, हम यही कह देंगे 60 माइनस 20 है उस समय टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि वो दोनों का एवरेज लगभग वही आएगा, आसपास ही रहेंगे। और यहाँ बाद वाले केस में देखो 30 माइनस 29.9 बाई टी। अब भी एवरेज लेने का कोई काम नहीं है, ये 30 ही मान लेंगे, 30 माइनस 20, क्योंकि वो लगभग एक जैसे हैं। इस एक्सप्रेशन को यदि हम डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड आ गया T/4 और राइट साइड आ गया 40/10। ये देखिए 16 सेकेंड का टाइम लगेगा। एवरेज लेके करते तो कॉम्प्लिकेशन हमारा बढ़ जाता, और यहाँ एवरेज इसलिए लेना नहीं पड़ा क्योंकि वो जो ब्लॉक का टेम्परेचर बदला 60 से 59.9, वो अगल बगल टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर का रूम के टेम्परेचर से डिफरेंस 60 माइनस 20 लिख के काम चल जाएगा। जिन लोगों को ये समझ में आया, सॉल्यूशन हैंड राइज करें प्लीज। सूरज एक बार समझाऊं? यस सर, एक बार रिपीट। मुझे ये बताओ, पहले जो टेम्परेचर कम होने का रेट लिखा गया, क्या ये आइडिया समझ में आ गया? टेम्परेचर के कम होने का रेट लेफ्ट साइड, यस सर। और राइट साइड में टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है तुम्हें। किसका किसका? ब्लॉक का और रूम का। रूम का कितना है 20, और ब्लॉक का कितना है? उस 4 सेकेंड के दौरान 60 मान लेंगे, तो 60 माइनस 20। ऐसे ही दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? टेम्परेचर के कम होने का रेट, और राइट साइड में क्या लिखा? टेम्परेचर डिफरेंस 30 माइनस 20।
आ गया समझ में? यस यदि मैं एवरेज लेके चलूंगा तो 16 सेकेंड के बदले हो सकता है उत्तर आ जाए 15.99 या आ जाए 16.01, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आने जा रहा, इसीलिए मैंने वो 30-20 और 60-20 से काम चला लिया। पेज चेंज करूं? यस यहां देखिए सॉलिड स्फीयर है, ये है 40 डिग्री से आ रहा है 30 डिग्री पे 2 मिनट में। बताओ 30 डिग्री से 20 डिग्री पे कितने देर में आएगा? और रूम का जो टेम्परेचर है वो रूम का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 नहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये सोचना है रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कितना टाइम लगा होगा 30 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होने में? कैसे लिखेंगे? 40 माइनस 30/2 इक्वल्स टू के 35 माइनस 10। और दूसरा कैसे लिखेंगे? 30 माइनस 20/t इक्वल्स टू के 25 माइनस 10। सर ये 25 कहां से ले लेते हो? तो 30 और 20 के बीच में जो टेम्परेचर है वही मैं मान लेता हूं ब्लॉक का, उस दौरान ये 25 रहा होगा टेम्परेचर, क्योंकि मैंने क्या कहा है? एवरेज फॉर। या तो 30 माइनस 10 लिखता या 20 माइनस 10 लिखता, उससे अच्छा है मैं 25 माइनस 10 लिखता। ब्लॉक और रूम के टेम्परेचर का डिफरेंस, ये एवरेज फॉर्म हुआ। तो यहां से देखो कितना आ गया, T/2 आ गया 25, ये तो कैंसिल आउट हो गया 25/15, T इक्वल्स टू 10/3 सेकेंड या 3.33 सेकेंड। मिनट। क्या मैं मान के चलूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया सबके?